कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र पाठ 8 कृषि में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे भारत में कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति। भारत में कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति। भारत अंग्रेजों के शासन के पूर्व अर्थात पहले, अंग्रेजों के शासन के दौरान और अंग्रेजों के शासन के पश्चात भी कृषि पर आधारित देश है। अर्थात अंग्रेजों का जब शासन शुरू नहीं हुआ था उसके पहले, अंग्रेजों के शासन शुरू होने के दौरान और अंग्रेजों के शासन के खत्म होने के बाद भी भारत देश कृषि पर आधारित है। देश में आयोजन के दौरान औद्योगिकीकरण को अधिक महत्व देने के कारण भूतकाल में कृषि क्षेत्र की स्थिति की अपेक्षा वर्तमान स्थिति में खूब अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। देश में आज भूतकाल की तुलना में रोजगार, उत्पादन और निर्यात आय की दृष्टि से कृषि क्षेत्र अग्रस्थान पर रहा है। अर्थात आज भी कृषि क्षेत्र रोजगार की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, निर्यात आय की दृष्टि से कृषि क्षेत्र हमेशा आगे रहा है, जिसमें आज परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देश के अर्थतंत्र में रोजगार के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय रहा। इसके बावजूद देश की कुल आय अर्थात राष्ट्र आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम रहा है। तो ये जो हम लोगों ने पहले प्रस्तावना देखी कि भारत में कृषि क्षेत्र भूतकाल में भी महत्वपूर्ण था और आज वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है। रोजगार की दृष्टि से देखें, उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, निर्यात आय की दृष्टि से देखा जाए, आज भी वर्तमान समय में भी कृषि क्षेत्र का स्थान अग्रस्थान पर है। भारत देश के अर्थतंत्र में रोजगार के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय है, सबसे ज़्यादा है। फिर भी राष्ट्र आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा अन्य क्षेत्र की तुलना में कम ही रहा है, जिसे हम एक एक मुद्दे के अनुसार समझेंगे। इसे अलग अलग मुद्दों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम लोग सर्वप्रथम मुद्दा लेते हैं राष्ट्र आय में हिस्सा। राष्ट्र आय में हिस्सा आप देख सकते हैं तालिका के द्वारा। वर्ष 1950-51 में राष्ट्र आय में हिस्सा 53.1 था। 1960-61 में 48.7, 1970-71 42.3, 1980-81 36.1, 1990-91 29.6, 2000 से 2001 तक में 22.3 और 2011-12 में 13.9। अर्थात लगातार रोजगार उत्पादन की दृष्टि से, निर्यात की दृष्टि में कृषि क्षेत्र आगे है, लेकिन राष्ट्र आय की दृष्टि से देखा जाए तो लगातार वर्षों में भारत की राष्ट्र आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा लगातार घटता जा रहा है। सामान्य रूप से कृषि क्षेत्र की आय को प्राथमिक क्षेत्र की आय भी कहा जाता है। ये आपको विकल्प में भी आएगा कि प्राथमिक क्षेत्र की आय किसे कहते हैं। कृषि क्षेत्र की आय को प्राथमिक क्षेत्र की आय कहा जाता है, जिसमें कृषि, फसल, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि का समावेश होता है। आर्थिक सर्वे के अनुसार 2011-12 के मतानुसार 1950-51 में राष्ट्र आय में अर्थात जीडीपी में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 53.1% था, जो 1956 में शुरू किए गए औद्योगिकीकरण के कारण घटता रहा है। 2011-12 में घटकर राष्ट्र आय का हिस्सा 13.9% जितना रह गया। राष्ट्र आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटने का मुख्य श्रेय कृषि के अलावा अन्य क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति को दिया जा सकता है। अर्थात वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों का संपूर्ण विकास हुआ, जिसके कारण कृषि क्षेत्र के ऊपर जो रोजगार का, जनसंख्या का बोझ था, वह बोझ धीरे धीरे हल्का हो गया। इसके कारण राष्ट्र आय में जो कृषि क्षेत्र का हिस्सा होना चाहिए वो लगातार कम होता रहा।
औद्योगिकीकरण की शुरुआत 1956 से और लगातार कृषि क्षेत्र का हिस्सा घटता रहा। तो ये हमने पहले मुद्दे की जानकारी ली, राष्ट्र आय में हिस्सा। अब हम दूसरे शुरुआत करते हैं जिसका नाम है रोजगार। रोजगार में भारत में कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला क्षेत्र है। स्वतंत्रता के समय भारत के 72% लोग कृषि और कृषि पर आधारित प्रवृत्तियों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, जंगल, मुर्गी, बतख पालन इत्यादि में से रोजगार प्राप्त करते थे। और स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थतंत्र में तीव्र आर्थिक विकास होने से, विशेष तौर पर उद्योग और सेवा क्षेत्र में हुआ विकास कृषि क्षेत्र की अपेक्षा तीव्र होने से रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर रहा बोझ कम हुआ है। वर्ष 2001-2 में कृषि क्षेत्र 58%, जबकि वर्ष 2014-15 में 49% लोगों को रोजगार देने में सफल रहा है। तो इस तरह से हमने दूसरे मुद्दे की जानकारी ली जिसका नाम था रोजगार। स्वतंत्रता के समय भारत के 72% लोग कृषि और कृषि पर आधारित प्रवृत्तियों में से रोजगार प्राप्त करते थे, लेकिन उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का विकास अधिक होने के कारण कृषि क्षेत्र पर जो बोझ था रोजगार का, वह रोजगार का बोझ कम हो गया। 2001 और 2 में कृषि क्षेत्र 58% लोगों को रोजगार देने में सफल थी, जबकि वर्ष 2014-15 में घटकर 49% जितना लोगों को रोजगार देने में सफल है। तो इस तरह से हमने दो मुद्दे समझे, राष्ट्र आय में हिस्सा और रोजगार में हिस्सा। अब हम तीसरे मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नाम आता है निर्यात आय, यानी कृषि क्षेत्र की चीज वस्तुओं का विदेशी व्यापार में जो निर्यात करते हैं उससे आय कितना प्राप्त होता है। भारतीय कृषि क्षेत्र में विविध आवश्यक चीज वस्तुएं जो देश में उत्पादित नहीं होती है अथवा उनका उत्पादन कम है, ऐसी वस्तु का आयात करने के लिए आवश्यक विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए निर्यात आय द्वारा देश में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। अर्थात भारत के पास ऐसी आवश्यक चीज वस्तुएं जो अपने देश में उत्पादन नहीं होता अथवा अपने देश में उसकी कमी हो, तो ऐसी वस्तु का आयात करने के लिए आवश्यक विदेशी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जो हमें निर्यात आय के द्वारा मिलता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के द्वारा आर्थिक विकास के लिए आवश्यक विदेशी पूंजी कृषि उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के रूप में चाय, मिर्च मसाला, फल इत्यादि निर्यात करके आवश्यक विदेशी पूंजी देश के लिए सर्जित करता है। स्वतंत्रता के दौरान भारत की कुल निर्यात आय में 70% आय केवल कृषि क्षेत्र द्वारा प्राप्त होती थी। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, स्वतंत्रता के दौरान भारत की कुल निर्यात आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 70% था। 70% कृषि क्षेत्र से देश को आय प्राप्त होता था, किंतु देश की विकास प्रक्रिया में उद्योग और सेवा क्षेत्र अग्रस्थान पर होने के कारण कृषि क्षेत्र का योगदान निर्यात आय में भी घटा है। वर्ष 2013-14 के अनुसार देश की कुल निर्यात आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 14.2% दर्ज किया गया। 2013-14 के अनुसार देश की कुल निर्यात आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 14.2% दर्ज किया गया था। चौथा मुद्दा आता है जीवन स्तर। विश्व में लोगों के जीवन का प्राथमिक आधार कृषि क्षेत्र है। भारत में भी कृषि क्षेत्र ने लोगों के जीवन स्तर में लगातार सुधार किया है। कृषि क्षेत्र में मुख्यतः दो फसल होते हैं, खाद्यान्न फसल जो खाने के लिए उपयोगी है और नगद फसल जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोगी होता है। अनाज की फसल में तमाम खाद्यान्न का समावेश होता है। खाद्यान्न अर्थात खाने वाली जो फसलें जो हम खाने में उपयोग करते हैं, गेहूँ, चावल, दलहन इत्यादि,
इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करके भारत आत्मनिर्भर बना है। नकदी फसल जैसे कि कपास, सन, मूंगफली, तिलहन, गन्ना इत्यादि मुख्य रूप से कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। नगद फसल में उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा वर्तमान समय में किसान सब्जी, फल, फूल इत्यादि का भी उत्पादन करने लगे हैं। भारत में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो 1951 में दैनिक मतलब एक व्यक्ति का रोजाना 395 ग्राम थी, वह भारत की जनसंख्या में हुई प्रचंड बढ़ोतरी के बावजूद बढ़कर वर्ष 2013 में दैनिक 511 ग्राम हो गई है। ऐसा कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र के द्वारा भारतीय लोगों की अधिकतम आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाने के कारण लोगों की औसत आयुष्य बढ़ी है। अर्थात ये जो हमने देखा जीवन स्तर के बारे में, इसके अंदर हमने देखा कृषि क्षेत्र में दो प्रकार की फसल होती है, खाद्यान्न फसल और एक नकदी फसल। हमारे भारत देश में नकदी फसल का उत्पादन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और वर्तमान समय में किसान फसल में सब्जी को ले रहे हैं, फल और फूल का उत्पादन कर रहे हैं। जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1951 में दैनिक व्यक्ति में 395 ग्राम थी, जनसंख्या बढ़ने के बावजूद 2013 में दैनिक 511 ग्राम हो गई है। इस प्रकार इस पे हम कह सकते हैं कि भारत में रहने वाले लोगों की अधिकतम आवश्यकताएं संतुष्ट हो जा रही है और लोगों की औसत आयु बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लगातार जीवन स्तर सुधरता जा रहा है क्योंकि उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही है। अब हम अगले मुद्दे को लेते हैं, पांचवा, कृषि उत्पादन में वृद्धि। ये तालिका के द्वारा समझेंगे। अगर ये तालिका आपको कंप्लीट याद हो जाता है अच्छे तरीके से तो ये नीचे का पैराग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, यहाँ एक पांचवा भी मैंने बनाया कि कितना बढ़ा, कितना गुना इसमें बढ़ोतरी हुई है, ये आपको इस खाने में लिख देना है ताकि आपको यहाँ समझाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए कैसे किस तरह से वो देखते हैं। एक क्रम में अनाज मैट्रिक टन लिया गया है। अनाज का 1950-51 में 51.0 उत्पादन था, जो 2013-14 में 264.4 हो गया। ठीक है, अब ये कितना गुना बढ़ा? 5 गुना बढ़ा। दूसरा, दाल 1950-51 में 8.4 था, वह 19.6 हो गया 2013-14 में, यानी 2.5, मतलब दाल का उत्पादन 2.5 गुना बढ़ा। कितना गुना बढ़ा? 2.5 गुना बढ़ा। ठीक है, इतना मैट्रिक टन था, इतना मैट्रिक टन हो गया, 2.5 गुना बढ़ा। गन्ना 69.0 मैट्रिक टन था, वह 348.0 हुआ। कितना गुना बढ़ा गन्ना? तो आप बताओगे कि गन्ना का उत्पादन कुल 5 गुना हुआ। फिर तिलहन 5.1 था, 32.4 जितना बढ़ा, अर्थात 6.35 गुना वृद्धि हुई। पांचवा, कपास, ये 2.1 था, 36.5 हुआ, बढ़ा कितना? 17 गुना बढ़ा। तो ये आप यहाँ पर भी एक तालिका बना सकते हैं कितना गुना बढ़ा, जिससे कि नीचे की वाक्य रचना बनाने में सरलता हो। अब इसी तालिका के ऊपर से हम नीचे की वाक्य रचना तैयार करेंगे। भारत के कृषि क्षेत्र में कुल उत्पादन की दृष्टि से बढ़ोतरी हुई है। उपयुक्त मतलब ये ऊपर की सूची तालिका के अनुसार अनाज का उत्पादन वर्ष 1951 में 51 मैट्रिक टन था, जो 2013-14 में बढ़कर 264.4 मैट्रिक टन हो गया, जो 5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी दर्शाता है। देखिए आ गया ना 5 गुना, जिसको हम वहाँ पर तालिका में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, दाल का कुल उत्पादन 8.4 मैट्रिक टन था, जो 2013-14 में 19.6 मैट्रिक टन हो गया, जो लगभग 2.5 गुना वृद्धि दर्शाता है। अब ऊपर का जब टेबल आप याद कर लोगे तो यहाँ पर जो वाक्य रचना बना रहे हो उसे एरो बना कर लिखेंगे। जहाँ मैं देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बनाए हुए, यहाँ से आपके अलग अलग एरो बनेंगे। गन्ना का कुल उत्पादन 1951 में
69.0 मैट्रिक टन था, जो 2013-14 में बढ़कर 348 मैट्रिक टन हो गया। लगभग 5 गुना वृद्धि दर्शाई है। तिलहन और कपास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 1951 में तिलहन का कुल उत्पादन 5.1 मैट्रिक टन था, जो बढ़कर 32.4 मैट्रिक। तिलहन कपास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 1951 में तिलहन का कुल उत्पादन 5.1 मैट्रिक टन था, जो बढ़कर 32.4 मैट्रिक टन हो गया, अर्थात तिलहन में 6.35 गुना की वृद्धि दर्ज की गई। कपास का कुल उत्पादन 1950-51 में 2.1 मैट्रिक बेल था। बेल मतलब गांठ में होता है कपास का, गिना जाता है। 2013-14 में बढ़कर 36.5 मैट्रिक बेल हो गया, अर्थात कपास के क्षेत्र में 17 गुना वृद्धि हुई। यह अधिक जमीन को कृषि के अंतर्गत शामिल करने तथा प्रति हेक्टर उत्पादन में हुई बढ़ोतरी के कारण संभव हुआ। तो ये जो सारी वृद्धि आप देख रहे हैं, ये किसके कारण हुआ? अधिक जमीन को कृषि के अंतर्गत लाना और प्रति हेक्टर उत्पादन में वृद्धि करना। तो हमने 5 मुद्दे पूरे के पूरे हल किए। अब हम छठा और अंतिम शुरुआत करने जा रहे हैं। अंतिम छठा मुद्दा है औद्योगिक विकास का आधार। भारत में कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के विकास का मुख्य आधार है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए अति आवश्यक कच्चे माल की आवश्यकता कृषि क्षेत्र के द्वारा ही पूरी की जाती है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन बढ़ाकर 69% जनसंख्या ग्रामीण विस्तारों में निवास करती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि 69% भारतीय जनसंख्या के लिए आय का मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्र है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन की वस्तुएं जैसे टीवी, फ्रिज, बाइक, मोबाइल इत्यादि वस्तुओं की मांग का सर्जन करता है। तो हमने ये अंतिम मुद्दे में देखा, औद्योगिक विकास का आधार कृषि क्षेत्र 69% लोगों को आय का मुख्य स्रोत माना गया है और भारत की लगभग 69% जनसंख्या ग्रामीण विस्तारों में निवास करती है। अगर किसी भी उद्योग का सही विकास करना है, औद्योगिक क्षेत्र में अपनी मांग बढ़ानी है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कृषि क्षेत्र का विकास करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अपना उद्योग की मांग को बढ़ाना चाहिए, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत की ज़्यादातर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मांग बढ़ सकता